ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड शीशी को देखते हैं, जो अपने ड्राइवर से कहती है, क्या तुम कार की स्पीड बढ़ा सकते हो? मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। ड्राइवर बहुत तेजी से कार चलाने लगता है, लेकिन एक मोड़ पर सामने से आ रही कार की वजह से ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और कार से बाहर गिर जाता है। कार के अंदर बैठी शीशी बेहोश होकर पानी में जा गिरती है। तभी एक आदमी, जो हमारा मेल लीड लूजिन है, उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। शीशी पानी में काफी नीचे डूब चुकी थी, लेकिन लूजिन उसे ऊपर खींच लाता है। थोड़ी देर बाद शीशी अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने लूजिन को देखती है। बाद में शीशी अपने घर पर होती है, जहाँ एक डॉक्टर उसे चेक कर रहा होता है। होश में आने के बाद शीशी अपने फादर से कहती है, आप कौन है? डॉक्टर बताता है, आपको टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है। एक बॉडीगार्ड शीशी के फादर मिस्टर सू को बताता है, हमने ड्राइवर को पकड़ लिया है। मिस्टर सू उस ड्राइवर से मिलने जाते हैं, जिससे बहुत सख्ती से पूछताछ की जा रही होती है। ड्राइवर अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हुए कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शीशी ने ही मुझे तेजी से ड्राइव करने को कहा था, लेकिन उसकी दलीलें अनसुनी कर दी जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लूजिन असल में शीशी का पर्सनल बॉडीगार्ड है, जिसे उसके फादर ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए हायर किया है। शीशी जो कंफ्यूज थी और कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी, अपने रूम में घूम रही होती है। वो एक हॉरर सीरीज देखकर डर जाती है। इसी बीच मिस्टर सू एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। बाद में मेड शीशी के लिए खाना लाती है। लूजिन, जो उसके रूम के बाहर खड़ा था, अंदर से मेड के चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो दौड़कर अंदर जाता है और देखता है बाथटब का पानी लाल हो गया है। लूजिन जल्दी से शीशी को टब से बाहर निकालता है, पर उसे कोई चोट नहीं आई होती। शीशी उठकर अपना बाथरोब पहनती है, लेकिन लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है। तभी लूजिन उसे पकड़ लेता है। शीशी एक ब्रश उठाकर लूजिन पर हमला कर देती है और पूछती है, तुम कौन हो? लूजिन उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। वो अपनी टाई से उसके हाथ बांध देता है और समझाता है, मुझे तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। उसी पल शीशी लूजिन को उस आदमी के रूप में पहचान लेती है, जिसने उसे लेक से बचाया था। लूजिन उसे बेड पर ले जाता है। शीशी कहती है, मैं खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो बस बैथ में रिलैक्स करना चाहती थी। लूजिन आखिर में शीशी के हाथ खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शीशी गार्डन में घूम रही होती है। एक रिपोर्टर उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करता है। लूजिन ठीक टाइम पर वहां पहुंचता है और अपने एडवांस अम्ब्रेला से रिपोर्टर का कैमरा तोड़ देता है। शीशी लूजिन को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी शीशी की मैनेजर यानजू बताती है, ये रिपोर्टर एक राइवल ग्रुप से है, जो एक बड़ी कंपनी के साथ तुम्हारे आने वाले कोलैबोरेशन को सैबोटाज करना चाहता है। बॉडीगार्ड्स उस रिपोर्टर को ले जाकर वार्निंग देते हैं। यानजू शीशी से कहती है, तुम्हारी डेब्यू परफॉर्मेंस आज ही स्केड्यूल्ड है और तुम इसे मिस नहीं कर सकती। लेकिन शीशी परफॉर्म करने से मना कर देती है। वो लूजिन की तरफ देखती है और पूछती है, क्या मुझे करना चाहिए? लूजिन कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस नहीं कर सकता, पर जो भी तुम डिसाइड करो वही करो। शीशी मुस्कुराती है और पूछती है, अगर मैं परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ती हूँ तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? लूजिन कहता है, हाँ रहूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। शीशी परफॉर्मेंस के लिए मान जाती है। शीशी अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करती है और लूजिन उसके साथ ही होता है। शीशी की राइवल मैंग्यू वहाँ पहुँचती है। शीशी उसे नहीं पहचानती, लेकिन लूजिन उसे वार्न करता है, सावधान रहना। शीशी उसे इग्नोर करती है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। मैंग्यू उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन शीशी उसे कहती है, चली जाओ यहाँ से। लूजिन उसके लिए पानी लाता है और उसके बालों को ठीक करने में उसकी हेल्प करता है, जिससे वो शाय और फ्लस्टर्ड फील करने लगती है। इसी बीच मैंग्यू शीशी की परफॉर्मेंस को सैबोटाइज करने के इरादे से स्टेज की लाइट्स के साथ छेड़छाड़ कर देती है। शीशी अपने गाने पर लिपसिंग करने वाली होती है, लेकिन म्यूजिक अचानक बंद हो जाता है। उसकी मैनेजर शीशी को लेकर बेहद परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है कि शीशी लाइव सिंगिंग कर रही है और वो बहुत खूबसूरती से परफॉर्म करती है, जो सभी को बहुत पसंद आता है। अचानक सारी लाइट्स चली जाती है। एक लाइट फिक्सचर शीशी पर गिरने वाला होता है, लेकिन लूजिन उसे टाइम पर देख लेता है और उसे बचा लेता है। इस प्रोसेस में कांच का एक टुकड़ा लूजिन के पेट में लग जाता है और थोड़ा सा खून शीशी के हाथ पर भी लग जाता है। शीशी को रियलाइज होता है लूजिन घायल हो गया है। लूजिन उससे कहता है, अपनी परफॉर्मेंस जारी रखो। वो ऐसा ही करती है और ऑडियंस को ये बहुत पसंद आता है। हालांकि उसका दिमाग लूजिन के ख्यालों में खोया रहता है। अपने घर पर शीशी लूजिन के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे ट्रेनिंग रूम की विंडो से एक आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि लूजिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ट्रेन कर रहा है। शीशी लूजिन को घूर रही होती है, ख्यालों में खोई हुई। वो चुपके से अपने फोन में उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है, जिससे उसके लिए बढ़ती हुई फॉन्डनेस का पता चलता है। इसी बीच लूजिन अपने फ्रेंड जियान के कॉफी शॉप में होता है और टीवी पर शीशी की लाइव परफॉर्मेंस देख रहा होता है। जियान पूछता है, तुम ये क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारी एनिमी हुआ करती थी। लूजिन एक्सप्लेन करता है, ये वो शीशी नहीं है, मेमोरी लॉस के बाद वो बदल गई है। वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन से हैरान था। एक फ्लैशबैक में हमें बैक स्टोरी का पता चलता है। हम जानते हैं कि लूजिन का असली नाम गूचान है। उसके फादर एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में भर्ती थे और कोमा में थे। ऑपरेशन के दौरान उसके फादर के पेट में एक चाबी मिलती है। डॉक्टर वो चाबी लूजिन को दे देता है। वो घर भागकर जाता है और अपने फादर के रूम में एक बुक शेल्फ पाता है। उस चाबी से एक हिडन रूम खुलता है। अंदर लूजिन को दीवारों पर हर जगह शीशी की फोटोज मिलती हैं और उसे रियलाइज होता है, मेरे फादर के एक्सीडेंट के लिए शीशी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। जियान की हेल्प से वो लूजिन के नाम से एक नई आइडेंटिटी बनाता है और शीशी का बॉडीगार्ड बन जाता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। डिंग नाम का एक लड़का शीशी की परफॉर्मेंस देखता है और कहता है, ये तो मेरी फ्रेंड अनयू है। वो उसके बारे में रिसर्च करता है और पाता है इसका नाम शीशी है, अनयू नहीं। उसे लगता है शायद इसने अपना नाम बदल लिया होगा।
उसे याद आता है अनयू कुछ दिन पहले अपनी मदर के साथ कहीं गई थी। वो ऑनलाइन शीशी के मैनेजर का नंबर ढूंढता है और कॉल करके दावा करता है, मैं शीशी का फ्रेंड हूँ। मैनेजर को लगता है ये कोई फैन है और कॉल काट देती है। इसी बीच शीशी डायरेक्टर से मिलने के लिए बाहर जाती है और गलती से एक वेट्रेस से टकरा जाती है। लूजिन उसे पकड़ लेता है लेकिन उसकी चोट दर्द करने लगती है। बाद में मीटिंग में शीशी लूजिन से पूछती है, क्या मैं अपनी ड्रिंक पकड़ सकती हूँ? लेकिन लूजिन उसे कहता है, तुम पूरा ग्लास हैंडल नहीं कर सकती। वो फिर भी पी लेती है और नशे में हो जाती है। लूजिन उसे पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। वो शीशी को उसके रूम में ले जाता है। वो उसे कसकर पकड़ लेती है, अपनी ओर खींचती है और उसके ऊपर लेट जाती है। वो कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें चोट कहाँ लगी है, और उसकी शर्ट खोलने की कोशिश करती है। वो उसे रोकता है लेकिन वो जिद करती है और फुसफुसाती है, मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो कन्फेस करती है, मुझे तुम पर क्रश है। लूजिन शॉक्ड रह जाता है और सोचता है ये असली शीशी नहीं है। वो उसे सुला देता है और जाने की कोशिश करता है। तभी शीशी उसे पीछे से हक कर लेती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। लूजिन भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है, लेकिन ये सब उसका सपना था। वो उठती है और सपना याद करके ब्लश करने लगती है। मेड और लूजिन उसे जगाने के लिए अंदर आते हैं। शीशी शाय और एम्बेरेस्ड फील करते हुए कहती है, मुझे खांसी है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। लूजिन उसे याद दिलाता है, तुम्हारी स्टूडियो में म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। शीशी बेमन से जाने के लिए मान जाती है। बाद में डिंग शीशी से मिलने आता है। शीशी की कार पहुंचती है और डिंग उससे फ्रेंडली तरीके से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूजिन आ जाता है और डिंग को कार की तरफ धकेल कर उसे किनारे ले जाकर पूछता है, तुम कौन हो? डिंग बताता है, शीशी और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। वो एक विलेज में रहती थी और उसका नाम अनयू है, शीशी नहीं। लूजिन सबूत मांगता है। डिंग कहता है, तुम्हें मेरे साथ विलेज चलना चाहिए, वहाँ सब लोग शीशी और उसकी मदर को जानते हैं। वो लूजिन से पूछता है, तुम्हारा शीशी के साथ क्या रिलेशनशिप है? लूजिन कहता है, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन डिंग को लगता है कि वो शीशी को प्योर सुई कर रहा है, इसीलिए वो लूजिन को पंच मारने की कोशिश करता है, पर लूजिन उसे नीचे गिरा देता है। लूजिन डिंग और शीशी के बीच एक मीटिंग अरेंज करने के लिए मान जाता है। डिंग मना कर देता है और लूजिन को शीशी को देने के लिए एक फूड बॉक्स देता है और कहता है वो समझ जाएगी और मुझसे खुद मिलने आएगी। बाद में शीशी अपनी मीटिंग से लौटती है। लूजिन वहाँ डिंग के दिए हुए गिफ्ट्स के साथ खड़ा होता है। शीशी उसे पहचानती हुई लगती है, लेकिन कहती है मुझे कुछ खराब स्मेल आ रही है और उसे फेंक देती है। इससे लूजिन को शक हो जाता है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच शीशी को दांत में दर्द हो रहा होता है। मेड उसे याद दिलाती है, डॉक्टर ने आपको कैंडी खाने से मना किया था क्योंकि आपके विजडम टीथ निकाले गए थे। शीशी ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे विजडम टीथ में ही दर्द हो रहा था। फिर वो मिडनाइट में मास्क और कैप पहनकर एक डेंटल क्लिनिक जाती है। लूजिन चुपके से उसका पीछा करता है। शीशी क्लिनिक के अंदर चली जाती है और लूजिन बाहर उसका इंतजार करता है। वो अपने चेकअप के बाद बाहर आती है और लूजिन को देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे घर ले जाने की ऑफर करता है, लेकिन वो उसे रोकती है और पूछती है, तुमने मेरे मिडनाइट विजिट के बारे में क्यों नहीं पूछा? लूजिन कहता है, मुझे परवाह नहीं, मेरा काम तुम्हें सेफ रखना है। शीशी जोर देती है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वो जवाब देता है, हाँ तुम ही हो। लूजिन अपने फादर के रूम में लौटता है और शीशी की फोटोज को देखता है। उसे रियलाइज होता है मेरे फादर सिर्फ शीशी को नहीं बल्कि दोनों ट्विन सिस्टर्स को ढूंढ रहे थे। इसी बीच शीशी डिंग को एक कैंडी देती है जिस पर उसका नंबर लिखा होता है। वो उसे कॉल करता है और वो पूछती है, क्या तुम मुझे कल 11 बजे मेरे फिशिंग गांव ले जा सकते हो? अगले दिन शीशी ऑफिस से चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लूजिन उसे रोक लेता है। वो अपनी वोकल क्लास में जाती है, लेकिन लूजिन उसके साथ ही रहता है। वो स्टोमेचेज का नाटक करती है, लेकिन लूजिन के पास मेडिसिन पहले से ही होती है। वो कहती है, ये इंडिजेशन नहीं है, मेरे पीरियड्स हैं, और उसे सैनिटरी नैपकिन्स लाने के लिए कहती है, पर वो भी उसके पास पहले से होते हैं। वो हैरान होकर पूछती है, तुम ये रखते हो? वो बताता है, इमरजेंसीज के लिए। शीशी वॉशरूम जाती है और एक लड़की के साथ प्लान बनाती है। वो लड़की एक लड़के की पीठ पर मारकर भाग जाती है, जिससे लड़के को लगता है कि इसके लिए लूजिन रेस्पॉन्सिबल है। वो लूजिन से लड़ने लगता है, जिससे शीशी को भागने का मौका मिल जाता है। डिंग उसे विलेज ले जाने के लिए लेने आता है। वो उसे बताता है, तुम अनयू हो और विलेज पहुंचकर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शीशी और डिंग विलेज पहुंच जाते हैं। मिस्टर सू जो बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके थे शीशी को नहीं ढूंढ पाते। वो उसे कॉल करते हैं और वो बताती है, मैं वोकल क्लास में हूँ। वो लूजिन के बारे में पूछते हैं। वो नर्वस हो जाती है। तभी लूजिन भी वहाँ पहुंच जाता है और मिस्टर सू को बताता है, हम एक बीच पर हैं क्योंकि शीशी एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रही है। शीशी फोन छीन लेती है और कहती है, मैं सेफ रहूंगी, और कॉल काट देती है। वो डिंग से पूछती है, क्या मैं घर देख सकती हूँ? डिंग उसे एक हाउस बोट पर ले जाता है और बताता है, तुमने और तुम्हारी मॉम ने अपना बचपन यहीं बिताया है। जैसे ही शीशी चारों ओर देखती है, उसे सब कुछ फेमिलियर लगने लगता है। जब वे बाहर जाते हैं तो वो ये भी बताता है, हो सकता है मिस्टर सू ने अनसिडेंट यू और उसकी मदर को छोड़ दिया हो, शायद इसीलिए वे गाँव में रह रहे थे। लूजिन अन यू की मदर के बारे में पूछता है। डिंग बताता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और अनयू को हाउस बोट से बाहर नहीं जाने देती थी। अनयू दुनिया को सिर्फ विंडो से ही देखती थी। वो उसे मोबाइल फोन और इंटरनेट से भी दूर रखती थी। मुझसे मिलने के बाद हमने उसे एक मोबाइल फोन दिलाया, लेकिन उसकी माँ ने वो छीन लिया। अनयू का मेन गोल हाउस बोट से फ्रीडम पाना था। शीशी को रियलाइज होता है, मैं अनयू हूँ। वो डिंग को थैंक यू कहती है, अब से हम उसे अनयू कहेंगे। अनयू कहती है, मैं मिस्टर सू को सच बता दूंगी और अपनी लाइफ में वापस चली जाऊंगी। लूजिन वार्न करता है, अभी ऐसा मत करना क्योंकि मिस्टर सू अपनी डॉटर को लेकर बहुत पॉसेसिव है।
इसीलिए तुम्हें शीशी की तरह एक्ट करना होगा, क्योंकि अगर मिस्टर सू को तुम पर शक हुआ तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। मिस्टर सू और उसकी मैनेजर यानजू विलेज पहुंचते हैं। वो सरप्राइज्ड होने का नाटक करती है। मिस्टर सू पूछते हैं शूट कितने दिन चलेगा। यानजू कहती है हमें रात भर रुकना होगा। मिस्टर सू मना कर देते हैं और जोर देते हैं मैं शीशी को घर ले जा रहा हूँ। अनयू कहती है ओल्ड मैन प्लीज जाइए, हमें काम करना है। शीशी अपने फादर को ओल्ड मैन कहकर बुलाती थी। ये सुनकर मिस्टर सू थोड़ा शांत हो जाते हैं और कहते हैं मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। एनयू मान जाती है और वे चलने लगते हैं। एक बूढ़ी औरत उसे पहचान लेती है और उसकी मदर के बारे में बताने वाली होती है। एनयू उसे बेरुखी से हटा देती है। बूढ़ी औरत कहती है तुमने मुझे नहीं पहचाना, क्या तुम बीमार हो। मिस्टर सू गुस्सा हो जाते हैं और उस औरत पर चिल्लाते हैं। लूजिन उस औरत को वहाँ से ले जाता है। एनयू डर जाती है और रियलाइज करती है मिस्टर सू शीशी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। मुझे अच्छी एक्टिंग करनी होगी वरना उसे शक हो जाएगा। डिनर के बाद सब मिस्टर सू को विदा करने जाते हैं। वो लूजिन से कहते हैं शीशी का अच्छे से ख्याल रखना। बाद में अनयू और लूजिन विलेज के मार्केट में जाते हैं। अनयू सोचती है क्या शीशी जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का कोई तरीका है। वो लूजिन से पूछती है मेरे फेस पर सर्जरी का कोई निशान है क्या, चेक करो। वो घबराते हुए उसके चेहरे को छूता है और कहता है तुम असली हो। एनयू को एक ब्रेसलेट पसंद आता है तो लूजिन उसे खरीद देता है। वे एक औरत को उन्हें देखते हुए पाते हैं। एनयू को कुछ अजीब लगता है और वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो औरत गायब हो जाती है। वे आगे चलते हैं और उस औरत को फिर से देखते हैं। बोट हाउस वापस आकर अनयू को एक ड्रॉर में एक पुराना मोबाइल फोन मिलता है और वो अपनी मदर का एक मैसेज देखती है। उसमें लिखा था तुम मिस्टर सू की डॉटर हो और तुम्हें वहीं रहना चाहिए, वापस मत आना। अगले दिन म्यूजिक वीडियो शूट की तैयारियां होती है। एनयू अपनी मदर को मैसेज करती है, पूछती है आप कहाँ हैं और उस मैसेज का क्या मतलब है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। म्यूजिक वीडियो शूट शुरू होता है, लेकिन डायरेक्टर नोटिस करता है कि शीशी की परफॉर्मेंस में फीलिंग की कमी है। वो उसे डांटने लगता है, लेकिन लूजिन बीच में आकर उसे डिफेंड करता है। लूजिन का एटीट्यूड देखकर डायरेक्टर उसे ही मेल मॉडल बना देता है। एनयू नर्वस हो जाती है और कहती है वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन लूजिन मान जाता है। उनका शूट शुरू होता है। एनयू लूजिन के साथ कंफर्टेबल होती है और फीलिंग के साथ एक्ट करती है। वे एक रोमांटिक सीन शूट कर रहे होते हैं और डायरेक्टर के कट चिल्लाने के बाद भी एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। बाद में सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। एनयू अपनी मदर को देखती है, लेकिन यंजू से बात करने में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अगले ही पल उसकी मदर गायब हो जाती है। एनयू उसे ढूंढने के लिए भागती है। लूजिन नोटिस करता है कि अनयू यंजू के साथ नहीं है और पूछता है वो कहाँ है। यंजू कहती है वो चली गई। वो अनयू को हाउस बोट के पास पाता है, जो दुखी महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी मेरी मदर ने मुझसे कभी प्यार क्यों नहीं किया और वो अचानक कहाँ चली गई। लूजिन उसे कंफर्ट करता है। बाद में शीशी और लूजिन स्टूडियो जा रहे होते हैं, जब एक लड़की शीशी पर जूस गिरा देती है। लूजिन अपने अम्ब्रेला से जूस को रोक लेता है और बॉडीगार्ड्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो मीडिया को कॉल करके शीशी पर बुलिंग का आरोप लगाती है। यांजू बाहर आकर सिचुएशन को हैंडल करती है। मीडिया को चाय और पानी के लिए अंदर ले जाती है। अगले सीन में अनयू लूजिन को अपने पुराने फोन पर अपनी माँ के मैसेज के बारे में बताती है और वे सच का पता लगाने के बारे में चर्चा करते हैं। उस शाम मिस्टर सू बाहर जा रहे होते हैं तो लूजिन उनके रूम में जाने का प्लान बनाता है और उम्मीद करता है कि उसे ट्विंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी बीच अनयू अपनी मदर को मैसेज कर रही होती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। लूजिन कैमरा से बचकर मिस्टर सू के रूम में पहुंचता है। वो एक लॉकर देखता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के आने की आहट सुनता है। वो दरवाजे के पीछे छिप जाता है। ये अनयू होती है जो सबूत ढूंढने आई थी। वो लॉकर खोलने लगती है, लेकिन एक स्विच को छू देती है, जिससे सारे मॉनिटर्स ऑन हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर सू उनका इस्तेमाल सब पर नजर रखने के लिए करते हैं। वो मिस्टर सू को अपने रूम से लौटते हुए सुनती है और पैनिक करने लगती है। लूजिन उसे पर्दों के पीछे छिपा देता है। मिस्टर सू मॉनिटर चेक करते हैं और देखते हैं कि शीशी उनके रूम में आई थी, लेकिन बाहर नहीं निकली। वो चारों ओर देखने लगते हैं। जब वो पर्दे हटाते हैं तो वो अनयू और लूजिन को एक रोमांटिक एम्ब्रेस में देखते हैं। एनयू अपने डैड पर चिल्लाती है और लूजिन चला जाता है। मिस्टर सू पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। एनयू कहती है मैं बस फन कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। वो पूछते हैं लूजिन यहाँ क्या कर रहा था, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया। वो कहती है नहीं, वो नर्वस था। उसके ड्रेस पर एक ईयरबड लगा होता है, जिसे लूजिन उनकी बातचीत सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एनयू अपने डैड को बताती है मुझे लूजिन पसंद है। मिस्टर सू शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं लूजिन तुम्हारे लायक नहीं है। अनहिता इमोशनल हो जाती है और कहती है आप हमेशा बिजनेस ट्रिप्स पर रहते हैं, मुझे अकेलापन महसूस होता है। मैं भूल गई हूँ कि मेरी मदर कैसी दिखती थी। मिस्टर सू इमोशनल हो जाते हैं और उसे बताते हैं हम सब तुमसे प्यार करते हैं, खासकर तुम्हारी मदर। उसके डैड लॉकर खोलते हैं और एक बॉक्स निकालते हैं, जिसमें शीशी का फ्रेम्ड फुटप्रिंट और उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। उसे पता चलता है कि उसकी मदर का नाम अलग था और उनका सिर्फ एक ही बच्चा था। वो उन्हें शीशी के साथ उनके बचपन का एक वीडियो दिखाते हैं। वो उसे बताते हैं तुम्हारी मदर तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि तुम हमारी इकलौती बच्ची थी। एनयू और लूजिन ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच एनयू की मदर ने असली शीशी को कहीं और छिपा दिया होता है।
अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब यांजू शीशी की मैनेजर बनी थी। उसने शीशी को व्हील चेयर में देखा था, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाद में शीशी एक आर्गुमेंट के बाद अपनी मेड को थप्पड़ मारकर यांजू को ह्यूमिलिएट करती है। कोई इस सीन को रिकॉर्ड कर लेता है। प्रेजेंट में शीशी के मेड को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। मिस्टर सुलू जिनसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहते हैं, वो शीशी के बिहेवियर में खासकर उसके बॉडीगार्ड के प्रति एक बदलाव नोटिस करते हैं। वो अपने रूम में मॉनिटर्स चेक करते हैं और शीशी और लूजिन को एक साथ देखते हैं। एनयू वही वीडियो देख रही होती है और लूजिन से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो कैमरास की ओर इशारा करता है। वो उसके करीब जाती है और कहती है, शीशी पहले अलग तरह से एक्ट करती थी, किसी ने अभी तक मुझ पर शक क्यों नहीं किया। लूजिन बताता है, तुम्हारे मेमोरी लॉस की वजह से लोग तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनयू लूजिन को एक तरफ खींचती है और कहती है, मुझे सच बताओ कि तुम मिस्टर सू के रूम में क्यों गए थे। लूजिन बताता है, हमारा गोल एक ही है, सच को उजागर करना। वो अनयू के डीएनए टेस्ट के रिजल्ट शेयर करता है, कंफर्म करते हुए तुम मिस्टर सू की डॉटर हो। अनयू सरप्राइज्ड होकर पूछती है, तो फिर शीशी कौन है। लूजिन कहता है, हो सकता है मिस्टर सू एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा रहे हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें दुनिया से दूर रखा। वो उसे वार्न करता है, अगर मिस्टर सू को तुम पर शक हुआ तो ये तुम्हें बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। अनयू वो ईयरबड वापस ले लेती है जिसे लूजिन उसकी जासूसी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और उसे वार्न करती है, दोबारा ये ट्रिक्स ट्राई मत करना। वो चली जाती है। इसी बीच लूजिन का शीशी को जूस इंसिडेंट से बचाने वाला वीडियो वायरल हो गया था। पब्लिक को उनकी केमिस्ट्री पसंद आ रही थी और बहुत से लोग उन्हें एक कपल के रूप में शिप करने लगे थे। यांजू इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हुए सजेस्ट करती है, शीशी और लूजिन को एक कपल होने का नाटक करना चाहिए ताकि वो ट्रेंडिंग में बनी रहे और उसकी नेगेटिव इमेज साफ हो जाए। वो उनकी डेली लाइफ का एक व्लॉग बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का प्लान बनाती है। लूजिन तुरंत कहता है, नहीं। जब यांजू जोर देती है तो वो चुप रहता है। यांजू उस पर आरोप लगाती है, तुम्हारे पास एक सीक्रेट है जिसे तुम दुनिया को नहीं बताना चाहते, कि तुम्हें शीशी के लिए फीलिंग्स हैं और तुम इसीलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कैमरों से तुम्हारी फीलिंग्स एक्सपोज हो जाएंगी। लूजिन इससे इनकार करता है, कहता है, मेरे फील्ड के लोगों के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, मेरी उसके लिए कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं है। बाद में मिस्टर सुलू जिन को बात करने के लिए बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम मेरी डॉटर के बारे में क्या सोचते हो। लूजिन कहता है, वो मेरी एम्प्लॉयर है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर सू कहते हैं, तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स लगते हो। शीशी अब तुम्हारी एडवाइस ज्यादा मानती है, पहले वो बहुत जिद्दी और शॉर्ट टेम्पर्ड थी। अगले महीने एक मेडिकल टीम शीशी को चेक करने के लिए आ रही है, क्या तुम उसे कन्विंस कर सकते हो। लूजिन मान जाता है। इसी बीच यांजू शीशी को एक शो के बारे में बताती है जिसे उसे शूट करना है। एलिवेटर में उसका को एक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं चुआन हूँ। लूजिन उसे इग्नोर कर देता है। डायरेक्टर सीन्स एक्सप्लेन करता है और शूट शुरू होता है। एनयू को एक स्केटिंग सीन करना होता है जो उसे नहीं आता। जब वो फिसल कर गिरने वाली होती है तो लूजिन उसे ग्रेसफुली पकड़ लेता है। डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है, ये एक डेटिंग शो है, कोई एक्शन मूवी नहीं। एनयू लूजिन को जाने के लिए कहती है। सीन्स में अनयू और चुआन के बीच रोमांटिक डायलॉग्स होते हैं। जिन गुस्से से देखता है जब चुआन अनयू के करीब आता है। वो एक पानी की बोतल को तब तक निचोड़ता है जब तक वो क्रश नहीं हो जाती। उस शाम चुआन अनयू के लिए एक अम्ब्रेला लाने की ऑफर करता है क्योंकि बारिश होने वाली होती है। लूजिन जो पहले से ही प्रिपेयर्ड था एक अम्ब्रेला ले आता है। वो चुआन के अम्ब्रेला को काटने के लिए एक हिडन नाइफ का इस्तेमाल करता है। अनयू ये देख लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती, खुश होती है। चुआन फटे हुए अम्ब्रेला के साथ आता है और एम्बेरेस्ड हो जाता है। जिन अनयू को वहाँ से ले जाता है। अनयू अपने होटल रूम में स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जिन से पूछती है, क्या तुमने ये जानबूझकर किया। वो इनकार करता है और रूम चेक करना जारी रखता है। उसकी स्क्रिप्ट को नोटिस करके जिसमें एक किसिंग सीन होता है, जिन उसे देखता है। एनयू एक्सप्लेन करती है, ये कोई रियल किस नहीं है। जिन कहता है, मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए। एनयू उसे टीज करने के लिए स्क्रिप्ट को रोमांटिक टोन में पढ़ती है, हैंड होल्डिंग और किसिंग सीन्स को डिस्क्राइब करती है। जिन जेलस हो जाता है। एनयू किसिंग सीन को डिस्क्राइब करना जारी रखती है और पूछती है, सीन कैसा था। जिन जवाब देता है, ये डिसेंट नहीं था, चलो सीन बदलते हैं। वो पूछती है, क्या तुम जेलस हो। जिन इनकार करता है। छुआरे हर्सल के लिए आता है। एनयू दरवाजा खोलने वाली होती है लेकिन जिन उसे रोक लेता है। वो करीब आता है और पूछता है, क्या वो सीन ऐसा है। रिहर्सल के लिए बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। वो और करीब आता है जिससे एनयू नर्वस हो जाती है। वो चुआन से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करूंगी। चुआन चला जाता है। जिन एनयू को किस करने वाला होता है लेकिन वो उसे कहती है, मुझे कल सुबह 7 बजे उठा देना। जिन मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। एनयू उसके बारे में सोचकर ब्लश करती है। एनयू को डिंग का कॉल आता है जो कहता है, मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड की 1 साल पुरानी फोटो मिली है जिसमें वो बॉडीगार्ड बनने से पहले छिपकर शीशी को फॉलो कर रहा था। एनयू शॉक्ड रह जाती है। अनयू लूजिन को मूवी थिएटर ले जाती है। पूछती है, उस फोटो का क्या। सो फैमिली में तुम्हारा पर्पज क्या था। जिन चुप रहता है। एनयू पूछती है, क्या तुम्हें शीशी पसंद है, इसीलिए तुम मुझे शीशी की तरह ट्रीट करते हो। वो उसे याद दिलाती है, मैं शीशी नहीं हूँ। जिन चुप रहता है। एनयू कहती है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मेरे भी सीक्रेट्स हैं, अगर तुम पूछोगे तो मैं बता दूंगी। जिन उसे कहता है, मैं नहीं पूछूंगा। एनयू अपसेट होकर चली जाती है। जिन उसका पीछा करता है। जैसे ही वे बाहर जाते हैं पापराजी पिक्चर्स लेने लगते हैं। जिन एनयू का हाथ पकड़कर भागता है और उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वे एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। ये मोमेंट उन्हें और करीब ले आता है।
पपाराजी के जाने के बाद अनयू सड़क पार कर रही एक बिल्ली से डर जाती है। जिन अपना लाइटर इस्तेमाल करता है और पूछता है क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। वो कहती है नहीं, लेकिन जिन उसे रोकता है, कहता है तुमने जो भी सवाल पूछे मैं उन सब पर झूठ बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे मत छोड़ो। अनयू उसे कहती है ठीक है, तुम मुझे तब बता सकते हो जब तुम्हें सही टाइम लगे। वो शीशी के बारे में पूछती है, वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। जिन उसे एश्योर करता है मैंने शीशी को कभी तुम्हारी तरह ट्रीट नहीं किया और उसके लिए मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। अनयू खुश हो जाती है। वे एक साथ गोस्ट मार्केट जाते हैं। अंधेरा होने के बावजूद वॉक एंजॉय करते हैं। वे फन करते हैं, कैंडी खरीदते हैं और अनयू जिन के लिए एक स्टारलाइट कैंडी बनाती है। वो कहता है तुम मेरी स्टारलाइट हो। अनयू जिन को किस करती है और फिर लाइट्स ऑन हो जाती है। वे फिर से किस करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। अगले सीन में हम शूटिंग सेट देखते हैं जहाँ अनयू और च्वान एक रोमांटिक सीन शूट करने वाले होते हैं। ये देखकर जिन जेलस हो जाता है। च्वान कैंडी क्लोज खाने वाला होता है जब एक डार्ट उस कैंडी क्लोज के आर पार हो जाता है। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अनयू समझ जाती है कि ये जिन का प्रैंक था। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। बाद में जो अभी भी जेलस था अनयू उसके लिए कुछ कैंडी क्लोज लाती है। घर में टॉयज देखकर अनयू जिन से पूछती है क्या तुम्हें डार्ट्स खेलने में मजा आया। जिन पूछता है क्या तुम्हें कैंडी क्लोज में मजा आया। अनयू उसे कुछ देती है और कहती है खुद ट्राई करो। वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है और फिर एक बाइट लेता है। अनयू को टीज करने के लिए वो उसे किस करने की कोशिश करता है। अनयू अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन लू जिन मुस्कुराता है और पीछे हट जाता है। अनयू को फिर यांशु से एक एल्बम कवर मिलता है जिसमें ट्रीगिन की एक पोएम की लाइंस होती है। अनयू को याद आता है कि उसने ये सुनी है और उसे पूरी किताब मिल जाती है। ट्रीगिन की पोएम पढ़कर उसे अपनी मॉम के फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें एक ब्रिज के नीचे लेक में डाइव करती हुई उसकी मॉम की मेमोरी भी शामिल है। उसे कहा जा रहा है उससे एक जूनिपर ट्री के पास मिलो। ये सुनकर अनयू लू जिन से पूछती है क्या तुम मुझे उस ब्रिज पर ले जा सकते हो जहाँ शीशी का एक्सीडेंट हुआ था। अनयू की मॉम वो पोएम पढ़ा करती थी, इसीलिए अनयू को उनकी याद आ जाती है। इससे उसकी मॉम के बारे में मेमोरीज ट्रिगर होती है जो हुए हादसे की डिटेल्स वापस लाती है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था जब शीशी की कार ब्रिज से गिरेगी तो मैं शीशी को पानी से बाहर निकालूंगी और तुम उसकी जगह पर होगी। सू फैमिली में शीशी बनकर रहना। धीरे धीरे अनयू को अपनी लाइफ के बारे में चीजें याद आने लगती हैं। ये प्लान उसकी मदर ने बनाया था। लू जिन उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन अनयू जवाब देने से मना कर देती है। वो पहले अपनी मदर को ढूंढना चाहती है ताकि इस एक्सचेंज के बारे में सब कुछ समझ सके। फिर लू जिन को पता चलता है कि 26 साल पहले जिन के डैड और अनयू की मॉम एनमी, जो एक डॉक्टर भी थी, एक और डॉक्टर जांग के साथ एक मेडिकल प्लान पर काम कर रहे थे। उनका एम मिस्टर शू की वाइफ और शीशी की लाइफ बचाना था। शीशी को जन्म से ही कैंसर था, लेकिन मिस्टर शू उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। इसके लिए वो अनयू को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थे। इसीलिए वे शीशी की लाइफ को अनयू के जरिए बचाने के लिए एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से ये फेल हो गया। 3 महीने बाद वो मेडिकल टीम भंग कर दी गई। लेकिन अब लू जिन को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शू अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए अपनी हेल्थी डॉटर को क्यों मारना चाहेंगे। दूसरी ओर मिस्टर शू को एनेमी के बारे में पता चल गया क्योंकि उसे शूटिंग सेट पर देखा गया था। इस वजह से मिस्टर शू को अब शक होने लगता है। फिर उसका बटलर कहता है क्या शीशी वही लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इससे मिस्टर शू को भी शक हो जाता है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। इसीलिए मिस्टर शू बटलर को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर उसे 26 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है जब उसने अनयू के जरिए शीशी के कैंसर का इलाज करने के लिए एक मेडिकल टीम तैनात की थी। तब आनवी ने मिस्टर शू को बताया था कि उस दौरान अनयू की डेथ हो गई थी। उसने मिस्टर शू से अनयू के बारे में झूठ बोला था, लेकिन उस समय मिस्टर शू उस लड़की की डेथ से दुखी नहीं थे। उन्हें शीशी की चिंता थी। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए और फिर अनवी को बहुत बुरी तरह पीटा। लेकिन अब उसे जिंदा देखकर मिस्टर शू को उस पर भी शक होता है। फिर हमें पता चलता है कि अनयू की मदर हर जगह उस पर नजर रख रही थी। वो अनयू को एक मैसेज भेजकर चिलिंग माउंटेन पर मिलने के लिए बुलाती है। अनयू च्वान को एक डेट के बहाने चिलिंग माउंटेन पर इन्वाइट करती है। हालांकि च्वान ने अगले दिन उनकी पिक्चर लेने के लिए एक रिपोर्टर को हायर किया है ताकि एक स्कैंडल क्रिएट किया जा सके। एनयू लू जिन से कहती है कि वो कल उसके साथ ना आए। लू जिन अंडरग्राउंड पार्किंग में जाता है जहां वो अनयू की मदर से मिलता है। वो उसे बताती है कल जब मैं 9 चिल्लाऊं तो तुम्हें अनयू को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है। वो लू जिन के डैड के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। कहती है तुम्हारे डैड एक्सीडेंट के दौरान मेरे साथ फोन पर थे, लेकिन मिस्टर शू के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया क्योंकि उन्हें अनयू और मेरे बारे में पता चल गया था। तुम्हारे डैड हमारी हेल्प कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। अब मिस्टर शू को अनयू की आइडेंटिटी पर भी शक है, इसीलिए जब मैं 9 चिल्लाऊं तो तुम्हें उसे बचाना होगा। अगले दिन लू जिन चुपचाप अनयू की कार का पीछा करता है। च्वान थोड़ी देर बाद पहुंचता है। अनयू उसे कुछ बार पहाड़ पर ऊपर नीचे ले जाती है और फिर अपनी मदर से मिलने के लिए जंगल में चली जाती है। लू जिन चुपके से उसका पीछा करता है, लेकिन मिस्टर शू ने भी अपने 2 आदमियों को अनयू के पीछे भेजा है और वे भी उसी डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। जब अनयू अपनी मदर से मिलती है तो मिस्टर शू के बॉडीगार्ड सामने आ जाते हैं। अनयू की मदर अनयू की गर्दन पर चाकू रख लेती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। दोनों तरफ बंदूकें तनी हुई हैं। लू जिन बीच बचाव करने के लिए बाहर आता है, लेकिन जल्द ही मिस्टर शू पहुंच जाते हैं। अनयू की मदर ऐलान करती है मैं ये तुमसे बदला लेने के लिए कर रही हूँ, इस उम्मीद में कि मिस्टर शू का अनयू पर से शक दूर हो जाएगा। वो आगे कहती है अगर तुम शीशी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें पहाड़ी से कूदना होगा। वो 1 से 10 तक गिनती शुरू करती है। जैसे ही वो 9 गिनती है, एक तीर उसके हाथ में लगता है जिससे वो पहाड़ी से गिर जाती है। लू जिन अनयू को
पकड़ लेता है और उसका मुंह ढक लेता है ताकि वो चिल्ला न सके। एनयू की मदर अपनी डॉटर को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और मिस्टर शू अपने आदमियों को नीचे भेजकर उसकी डेथ कंफर्म करने के लिए कहता है। वे सब घर लौट आते हैं और मिस्टर शू का एनयू पर शक कम होने लगता है। बाद में बटलर उसे इन्फॉर्म करता है हमें एनमी की बॉडी मिल गई है और वो मर चुकी है। इसी बीच एनयू का दिल टूटा हुआ है लेकिन वो सोने का नाटक करती है। लूजिन जानता है कि वो दुखी है इसीलिए वो उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एनयू को अपने फोन पर एक ईमेल मिलता है जिसे एनमी ने मरने से पहले टाइमर लगाकर सेंड करने के लिए सेट किया था। एनयू ईमेल खोलने के लिए चुपके से बाथरूम में जाती है। उसमें एक वीडियो होता है जहाँ एनमी सब कुछ रिवील करती है। जब तुम दोनों पैदा हुई थी तो पता चला कि शीशी को उसकी मदर के जीन्स की वजह से कैंसर था लेकिन अनयू हेल्दी थी। मिस्टर शू ने जेनेटिक कैंसर को रोकने के लिए अनयू को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड किया। उन्होंने एक मेडिकल टीम बुलाई और मैं इस प्लान की इंचार्ज थी लेकिन मैं ये होते हुए नहीं देख सकी इसीलिए मैंने अनयू को छिपा दिया और मिस्टर शू से कहा कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इस दौरान अनयू को मरा हुआ मान लिया गया। मैंने अनयू को मिस्टर शू से सेफ रखने के लिए बहुत दूर ले गई। 1 साल पहले उन्हें पता चला कि वो जिंदा है और उन्होंने उसे ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे। अनयू को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने तुम्हें शीशी से रिप्लेस करने का प्लान बनाया लेकिन अनयू के मेमोरी लॉस की वजह से चीजें गलत हो गयी जिससे मिस्टर शू को उस पर शक होने लगा। इसीलिए मुझे ये ड्रास्टिक स्टेप उठाना पड़ा ये श्योर करने के लिए कि वो उस पर और शक न करे। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। अब तुम्हें शीशी बनकर खुद को बचाना है। असली शीशी की चिंता मत करना, वो जहाँ भी है खुश और फ्री है, बस अपना ख्याल रखना। ये सुनकर अनयू बहुत दुखी महसूस करती है और रोने लगती है। फिर उसे डिंग का एक मैसेज मिलता है जिसने अनमी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढ ली थी। उसने पाया कि उसने सालों तक सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल किया था। अनयू उस नंबर पर कॉल करती है जो जिन के फादर का होता है। जिन हैरान होकर कॉल उठाता है। दोनों में से कोई नहीं बोलता लेकिन अनयू को जिन के अपनी कार लॉक करने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे पहचान लेती है। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है गलती से ये सोचकर कि जिन सब कुछ जानता था और उसने उसे नहीं बताया। वो मन ही मन सोचती है सबने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। अब किसी को अनयू की परवाह नहीं है तो अब मैं सिर्फ शीशी बनूंगी। अगले दिन मिस्टर सू अनयू को उसकी मॉम की डेथ के बारे में बताते हैं, उसे यकीन दिलाते हुए तुम अब सेफ रहोगी। वो पूछते हैं तुम चिलिंग माउंटेन क्यों गई थी? एनयू कहती है मैं चुआन के साथ डेट पर थी। मिस्टर सू सरप्राइज्ड होकर पूछते हैं क्या तुम उसे पसंद करती हो? अनयू जवाब देती है क्यों नहीं। फिर वो पूछती है क्या आप जिन को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। मिस्टर सू ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। जिन एनयू के अचानक बदले व्यवहार से कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे पूछता है इस नए व्यवहार का क्या मतलब है? एनयू बताती है मैं अब शीशी बनना चाहती हूँ, मेरे रास्ते से दूर रहो। जिन चिंतित हो जाता है क्योंकि अनयू पहले उससे सक्रिय रूप से बच रही थी। कंसर्न होकर जिन मिस्टर सू से कहता है शीशी को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिफेंस सीखने की जरूरत है, मैं उसे सिखा सकता हूँ। मिस्टर सू मान जाते हैं और जिन को याद दिलाते हैं मेडिकल टीम 3 दिन में शीशी का फुल बॉडी चेकअप करने के लिए आएगी, तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा। जिन एनयू को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए ले जाता है लेकिन वो नहीं चाहती। वो उसे सीखने के लिए फोर्स करता है और सेशन के दौरान पूछता है तुम इतनी दूरी क्यों बना रही हो? एनयू कहती है मैं तुम्हारे करीब नहीं रहना चाहती। वो जाने की कोशिश करती है लेकिन जिन उसे एक पिलर के पास रोक लेता है और कहता है अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। एनयू पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रांग होने का नाटक कर रही हूँ और मुझे तुम्हारे कंफर्ट की जरूरत है? जिन कहता है अगर तुम ऐसा फील नहीं करती तो मुझे दूर धकेल दो। फिर वो उसे फोर्सफुली किस करता है। एनयू उसे किक मारकर पीछे हटा देती है। वो उसे एक पेन देता है जो नाइफ का भी काम करता है और उसे इंजोर करता है। अटैक करो। वो हेजिटेट करती है और चली जाती है। इसी बीच जिन ने जियान से उस नंबर की लोकेशन पता करने को कहा था जिसने पिछले दिन अनयू के डैड को कॉल किया था। जियान लोकेशन ढूंढ लेता है और जिन समझ जाता है कि अनयू को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अनयू मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़ती है लेकिन जिन उसका पीछा करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता है। एनयू सुनने से इनकार कर देती है और अपने बॉडीगार्ड्स को निर्देश देती है इसे रोको। ये बॉडीगार्ड्स असल में जिन के टीममेट्स होते हैं लेकिन जिन उनसे नहीं लड़ता और उन्हें जाने देता है। छुआ से मिलकर अनयू को पता चलता है कि वो ब्लफ कर रहा था। उसने सोचा कि वो जिन से मिलने गई है और धमकी दी मैं मिस्टर सू को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा। एनयू उसे कहती है जाओ मिस्टर सू को बता दो लेकिन मेरे फादर बहुत गुस्सा होंगे अगर उन्हें पता चला कि तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो। वो ये भी बताती है मैंने हमारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली है। चुआन डर जाता है। बाद में जब वो चुआन के साथ होती है जिन वहाँ पहुँचता है। अनयू से बात करना चाहता है लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो वार्न करता है मैं लड़ना नहीं चाहता लेकिन वे अपनी जगह खड़े रहते हैं क्योंकि अनयू ने उन्हें ऑर्डर दिया था। जिन अकेले ही उनसे लड़ता है और उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। फिर जिन उसे ऑफर करता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस पूछना। एनयू जिन से कहती है मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। वो सजेस्ट करता है तो मेरा इस्तेमाल करो 3 दिन में होने वाले मेडिकल चेकअप से बचने के लिए। वो अपनी हेल्प ऑफर करता है और चला जाता है। अनयू घर लौटती है और मेडिकल चेकअप को लेकर मिस्टर सू से आर्ग्यू करती है। वो जोर देते हैं ये जरूरी है लेकिन अनयू जिद्दी होती है। वो जिन को अपने रूम में प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बुलाती है। वे इस तरह से बात करते हैं जिससे मिस्टर सू को शक न हो क्योंकि रूम मॉनिटर्ड होता है। उन्हें रियलाइज होता है मेडिकल टीम से बचने का एकमात्र तरीका असली शीशी को ढूंढना है। वे डिसाइड करते हैं हमें शीशी को ढूंढना होगा और तब तक मेडिकल टीम से बचना होगा। अगली सुबह वो मिस्टर सू से कहती है मैं चेकअप के लिए नहीं जाऊंगी, ये बेकार है। कैंसर की वजह से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है।
मिस्टर सू जोर देते हैं, लेकिन अनयू एक फोर्क लेती है और उसे अपनी गर्दन पर रखकर थ्रेटन करती है, अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं खुद को मार लूंगी। मिस्टर सू डर जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अनयू गुस्से में उनसे कहती है, मुझे इस घर में इन सब कैमरास के साथ घुटन महसूस होती है, मैं आपको देखना नहीं चाहती। मिस्टर सू घर छोड़ने के लिए मान जाते हैं। जिन आता है, एनयू से फोर्क लेता है और मिस्टर सू को सजेस्ट करता है शायद वो घर में फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है उसे कुछ समय के लिए मूड फ्रेश करने के लिए किसी रिजॉर्ट पर भेज दे। वो मिस्टर सू को एश्योर करता है, मैं उसे सेफ रखूंगा। मिस्टर सू मान जाते हैं। जीना यू को रिजॉर्ट ले जाता है और उसे सच बताता है। वो कन्फेस करता है, मैं इंसिडेंट से पहले तुम्हारी माम से मिला था, उन्होंने मुझसे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था क्योंकि मिस्टर सू को उन पर शक था। मुझे नहीं लगा था कि वो तुम्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देंगी। एनयू इमोशनल हो जाती है। जिन उसे अपने डैड से मिलाने ले जाता है जो 1 साल से कोमा में थे। वो बताता है, तुम्हारी माम और मेरे डैड तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुम उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो। इससे उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जिन प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों खुश होते हैं, लेकिन जियान उन्हें कॉल करके बुला लेता है। फिर वे शीशी को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ते हैं ताकि उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जा सके। जिन कहता है, शायद तुम्हारी मॉम और शीशी एक साथ थी। जियान एक्सीडेंट फुटेज देखने के बाद कहता है, ये पॉसिबल है, ऐसे एक्सीडेंट के बाद इतनी जल्दी बॉडी स्विच करना आसान नहीं है। जिनको शीशी के ड्राइवर की बात याद आती है। शीशी ने एक्सीडेंट वाले दिन मुझे कार की स्पीड बढ़ाने को कहा था। उसे यकीन हो जाता है शीशी ने जानबूझकर कार की स्पीड बढ़वाई ताकि ड्राइवर कंट्रोल खो दे और कार ब्रिज से गिर जाए। इससे अनयू को याद आता है, मेरी मॉम ने मुझे जूनिपर ट्री के नीचे इंतजार करने को कहा था। शीशी जूनिपर ट्री के पास है। सीने एक घर में शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की अनयू की मॉम की डेथ की न्यूज देख रही होती है। वो कई मैसेजेस भेजती है, पूछती है, तुम कहाँ हो, क्या तुम जिंदा हो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो सारे मैसेजेस डिलीट कर देती है और घर से निकल जाती है। इससे पता चलता है कि वो असली शीशी है। 1 साल पहले के फ्लैशबैक में शीशी के एनुअल मेडिकल चेकअप्स के साथ उसके स्ट्रगल्स का पता चलता है। प्रोसीजर से उसे बहुत दर्द होता था, जिससे वो एस्केप के तौर पर सुसाइड के बारे में सोचने लगी थी। इसी दौरान अनयू की मॉम चुपके से हॉस्पिटल में शीशी से मिली। उन्होंने शीशी से कहा, मैंने पहले एक सिमिलर पेशेंट का इलाज किया था, लेकिन उस पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान तुमसे भी ज्यादा दर्द सहना पड़ा। शीशी ने पूछा, क्या आप मुझे ठीक कर सकती हैं? एनयू की मॉम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें फ्रीडम दे सकती हूँ। तुम्हें इस दर्दनाक और आखिर में बेकार ट्रीटमेंट से बचने की इजाजत दे सकती हूँ। उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की, जिससे उनके बीच कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। प्रेजेंट में शीशी अपनी पुरानी लाइफ से फ्री होकर बहुत खुश है। इसी बीच अनयू ने उसे सफलतापूर्वक ढूंढ लिया है। जैसे ही अनयू जिन और जियान शीशी को ढूंढने की तैयारी करते हैं, तियनसू जियान की शॉप पर पहुंच जाती है और उसके सीक्रेट हाइड आउट का पता लगा लेती है। वो उन तीनों को एक साथ देखकर शॉक्ड रह जाती है, लेकिन उन्हें जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि वो वहाँ है। बाद में जियान उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। इसी बीच जिन और अनयू रिजॉर्ट की ओर बढ़ते हैं। जाने से पहले जिन अनयू को अपने फिशिंग विलेज ले जाता है ताकि वो अपनी माम को गुड बाय कह सके। बाद में वे सब रिजॉर्ट पहुंचते हैं और एक प्लान बनाते हैं। अनयू और जिन शीशी को ढूंढने जाएंगे, जबकि बाकी 3 लोग किसी भी पोटेंशियल इश्यू को हैंडल करने के लिए पीछे रहेंगे। जिन और अनयू लोकेशन पर पहुंचते हैं। अनयू जिन को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में बताती है, जिससे वो सिर्फ एक बार मिली थी। उसने इस फ्रेंड को आखिरी बार यहीं देखा था जब वो छोटी थी। उसकी मदर किसी से बात कर रही थी, जबकि अनयू खेल रही थी। एक लड़का उसके पास आया और पूछा, तुम अकेली क्यों हो? अनयू ने उसे अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि उसकी मदर ने उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी, जिससे वो अकेले रहने से डर रही थी। लड़का बैठ गया और अनयू ने उसे कोक पीते हुए देखा। उसने पहले कभी किसी को कोक पीते नहीं देखा था और उसने सिर्फ अपनी मदर से ही बात की थी। लड़के ने अपनी कोक अनयू के साथ शेयर की और उसे वो बहुत पसंद आई। उसने पूछा, क्या तुमने पहले कभी कोक ट्राई की है? अनयू ने उसे बताया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं कभी अपनी मदर की बोट से बाहर नहीं निकली। लड़का बोला, तुम्हारी लाइफ बहुत एक्साइटिंग होगी, अपनी बोट पर दुनिया घूमती हो। अनयू जवाब देती है, मैंने अब तक सिर्फ ओशन देखा है और तुम पहले इंसान हो जिससे मैंने अपनी मदर के अलावा बात की है। लड़का उसकी बातों से अपसेट हो जाता है। उसने एक पत्ता उठाया, उसमें कई छोटे छोटे छेद किए और उसे सिडनी ओपेरा हाउस दिखाया। अनयू शॉक्ड रह गई। वो उसे दुनिया भर की कई फेमस प्लेसेस दिखाता है। प्रेजेंट में अनयू जिन को उसी जगह ले जाती है। जिन तुरंत उन्हीं मटेरियल से सिडनी ओपेरा हाउस बना देता है। अनयू हैरान रह जाती है। इसका मतलब है कि उसके बचपन का वो लड़का असल में जिन था। ये भी कंफर्म होता है कि अनयू की मदर जिन के फादर से मिलने गई थी। इस रेवलेशन से बहुत खुश होकर जिन अनयू को एश्योर करता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वे चलते रहते हैं जब तक कि वे एक घर तक नहीं पहुंच जाते। बाहर एक जूनिपर ट्री खड़ा है। वे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वे शीशी को ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। शीशी जिन की ओर भागती है और उसे हग कर लेती है। अनयू उन्हें एक साथ देखती है। आखिर में वो शीशी से फेस टू फेस मिलती है। बाद में लू जिन शीशी को उनके डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स दिखाता है और उसे बताता है कि उनके ट्विंस होने के 99.99% चांस है। शीशी सरप्राइज्ड होकर पूछती है, डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। अनयू बताती है, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। शीशी उनके साथ नहीं जाना चाहती। वो अपने आखिरी कुछ दिन शांति से बिताना चाहती है।
लू जिन उसे बताता है एक मेडिकल टीम तुम्हें चेक करने के लिए आ रही है। अगर तुम हमारे साथ नहीं आई तो वे एनयू को ले जाएंगे। तुम्हारे डैड तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे तो ये तुम्हारे लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। एनयू कहती है क्या तुम अपने डैड से नहीं मिलना चाहती? वो तुम्हारे लिए परेशान है। शीशी कहती है मैं कल इसके बारे में सोचूंगी और चली जाती है। उस रात बाद में शीशी अनयू के रूम में जाती है और उसे घूरती है। अनयू उठ जाती है और उसे देखकर सरप्राइज्ड होती है। शीशी कहती है अगर हम सच में ट्विंस हैं तो हमारे सभी बॉडी ऑर्गन एक जैसे होंगे। अनयू समझ नहीं पाती और पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है? अगले दिन शीशी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। फिर वे रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच मिस्टर सू रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। तियनसू दूसरों को ऊपर छिपने के लिए कहती है और फिर मिस्टर सू का वेलकम करती है। वो पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो? तियनसू जवाब देती है शीशी ने मुझे बुलाया था। मिस्टर सू पुकारते हैं शीशी। तियनसू कहती है वो कल रात ठीक से सोई नहीं और रेस्ट कर रही है। मिस्टर सू उसे जगाना नहीं चाहते, इसीलिए वो बैठकर बात करते हैं। बटलर मिस्टर सू को बताता है डॉक्टर जेंग की फ्लाइट 1 घंटे लेट है। मिस्टर सू शीशी को जगाना चाहते हैं और कहते हैं उसे तैयार हो जाना चाहिए। वो उसे बुलाने के लिए ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तियानसू उन्हें रोकती है और कहती है मैं उसे बुलाती हूँ। वो ऊपर चली जाती है। मिस्टर सू भी अपसेट होकर ऊपर आ जाते हैं तो तियानसू कहती है शीशी जाग गई है। मिस्टर सू उस पर विश्वास नहीं करते और उसे चेक करने जाते हैं। तियानसू कहती है वो नहा रही है। मिस्टर सू को शक होता है और वो कहते हैं मैं खुद देखूंगा। उन्हें बाथरूम के अंदर से शीशी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो असल में डिंग होता है जो नहा रहा था। उसने पहले अनयू को कॉल किया था और फोन स्पीकर पर रखा था, इसीलिए वे शीशी की आवाज सुन सकते थे। वो अनयू के फोन पर बात कर रही थी। मिस्टर सू उन पर विश्वास कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद असली शीशी रिजॉर्ट में पीछे की तरफ से आती है। वो अपने डैड को हक करती है और कहती है मैंने आपको बहुत मिस किया। वे हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच जिन अनयू को अपने अपार्टमेंट ले आया है, क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए वहाँ छिपना है। रात में सिर्फ एक ही बेड होता है। जीन कहता है मैं सोफा पर सो जाऊंगा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता और अनयू के करीब आने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक देती है और कहती है मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। इससे चीजें ऑकवर्ड हो जाती हैं, लेकिन उन्हें फ्यूचर में और मौके मिलेंगे। चेकअप के बाद शीशी बाहर जाना चाहती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देता। वो पूछती है एक्सीडेंट के बाद जिन ने मुझे कैसे ट्रीट किया? बॉडीगार्ड बताता है जिन ने तब भी आपका ख्याल रखा था और अब भी रखता है। वो पॉपुलर हो गया है क्योंकि लोगों ने उसे एक एंग्री फैन से अनयू को बचाते हुए वीडियो में देखा है। पब्लिक को लगता है कि वे एक कपल है। शीशी वीडियो देखकर गुस्सा हो जाती है। वो फोन बॉडीगार्ड पर फेंकती है और कहती है मुझे परवाह नहीं। फिर वो चली जाती है। जिन और अनयू की रोमांटिक मॉर्निंग चल रही होती है जब जिन को शीशी का मैसेज मिलता है। उसने अनयू को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। वे सोचते हैं कि वो क्या बात करना चाहती है। शीशी ने मिस्टर सू से कहा था मैं चाहती हूँ कि जिन कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले। मिस्टर सू जिन को कुछ दिनों की छुट्टी देने के लिए मान जाते हैं। जिन आता है और उन्हें बताता है शीशी के लिए कार तैयार है। जाने से पहले शीशी अपने डैड को प्रॉमिस याद दिलाती है। फिर वो जिन के पास जाती है। वो उसके सूट से कुछ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। वे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच अनयू चुपके से ऑफिस चली गई है। तियनसू उसे टीज करती है कल रात क्या हुआ, जिससे अनयू ब्लश करने लगती है। शीशी और जिन पहुंचते हैं। जिन अनयू के पास जाता है। वे तीनों शीशी को इग्नोर करते हैं। शीशी कहती है मैं सिर्फ वीकली मेडिकल चेकअप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, बाकी सब कुछ अनयू मेरी जगह करेगी। जिन और तियनसू चिंतित है क्योंकि ये अनयू के लिए रिस्की है। शीशी उन्हें याद दिलाती है लौटने के लिए ये मेरी कंडीशन थी और मैं अपने आखिरी दिन शांति से बिताना चाहती हूँ। अनयू मान जाती है और कहती है मैं ये करूंगी। शीशी जिन से कहती है मैंने तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दी है, इसीलिए तुम्हें अब अनयू को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान तुम मेरे बॉडीगार्ड होगे। वे जगह बदल लेते हैं और अनयू शीशी बनकर दूसरे बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है। उसके बाद शीशी जिन के साथ चली जाती है। वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देता क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि वो उसे अनयू से दूर रखने के लिए ये सब कर रही है। अनयू दिन भर मेहनत करती है, अपनी शूटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के टास्क पूरे करती है। फिर वो जिन के अपार्टमेंट वापस जाती है। उसे बहुत मिस कर रही होती है। शीशी जिन के साथ एक सेल्फी लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। अनयू ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। अनयू जिन के लौटने का इंतजार करते करते सो जाती है। वो वापस आता है और उसे जगाता है। वे दोनों एडमिट करते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिन अपोलोजाइज करता है सॉरी मैं तुमसे दिन भर नहीं मिल सका। अनयू पूछती है अगर शीशी मेरी तरह एक्ट करे तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? जिन उसे करीब खींचता है और कहता है भले ही वो तुम्हारी तरह दिखे मैं उसे 1 सेकंड में पहचान लूंगा। उनका रोमांस खिलने लगता है। जिन मेंशन करता है मैं अपने डैड की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान को सजा देने के बाद तुम्हारे साथ कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ। 2 दिन बाद अनयू का बर्थडे है। जिन उसके साथ एक मूवी देखने का प्लान बनाता है, लेकिन शीशी का बर्थडे भी उसी दिन होता है। वो एक पार्टी प्लान करती है जहाँ वो स्टेज पर परफॉर्म करेगी। ये उसका अनयू को जिन से फिर से अलग करने का तरीका है, क्योंकि अनयू को स्टेज पर आना पड़ेगा। पहले तो मिस्टर सू शीशी को परफॉर्म करने से मना कर देते हैं, लेकिन शीशी कहती है ये मेरा आखिरी जन्मदिन हो सकता है, इसीलिए मैं इसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ।
हूँ। मिस्टर सू इमोशनल हो जाते हैं और मान जाते हैं। वो टियन सू को इसके बारे में बताते हैं। टियन सू अनयू से बात करती है और कहती है तुम्हें पार्टी में शीशी बनकर परफॉर्म करना होगा। डिंग अनयू को परफॉर्म करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टियन सू कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, ये डिसाइड हो चुका है। हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं। शीशी की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। अनयू और शीशी चेंजिंग रूम में जगह बदल लेते हैं। अनयू शीशी बनकर बाहर आती है और पियानो बजाकर गाना गाती है। सुनते हुए जिन को उनकी शेयर्ड मेमोरीज याद आती है। सब लोग अनयू को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अनयू शीशी के रूम में लौटती है। वो शीशी को विश करती है हैप्पी बर्थडे और उसे एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट में अनयू की एक मिरर सेल्फी होती है। शीशी खुश होकर उसे हक करती है, लेकिन फिर वो चुपके से अनयू को एक मेडिसिन इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अनयू बेहोश हो जाती है। शीशी गिफ्ट को फेंक देती है और अनयू बनकर जिन के पास चली जाती है। अनयू काफी देर बाद उठती है। वो गिफ्ट को ट्रैश में देखती है और समझ जाती है कि शीशी ने क्या किया। शीशी जिन के साथ मूवी देखने चली जाती है। वो उसका फोन साइलेंट कर देती है और उसे अपने पर्स में रख लेती है ताकि अनयू उस तक पहुंच न सके। अनयू को पिछली रात की उनकी कॉन्वर्सेशन याद आती है, जहां उसने पूछा था अगर शीशी मेरी तरह एक्ट करे तो क्या तुम उसे पहचान लोगे। वो उस पर ट्रस्ट करती है। शीशी अनयू की तरह एक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिन को उस पर शक होने लगता है। अनयू का शीशी के बर्थडे पर एक लाइव स्ट्रीम है और वो उसकी तैयारी कर रही है। मिस्टर सू उसके लिए एक बर्थडे केक लाते हैं जो उन्होंने खुद बनाया है। इसी बीच शीशी जिन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम अनयू नहीं हो। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान लिया था, लेकिन मैं साथ देता रहा ताकि और कोई ट्रबल ना हो जो अनयू को खतरे में डाल सके। वो अपना फोन लेकर चला जाता है और कहता है मैंने तुम्हें ले जाने के लिए किसी को कॉल किया है। शीशी उसका पीछा करती है और पूछती है तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। अनयू तो बस मेरी सब्स्टिट्यूट है, जो कुछ भी उसके पास है वो मेरा है। जिन उससे कहता है तुम भी तो अभी उसकी जगह लेकर उसकी सब्स्टिट्यूट बनना चाहती थी। अब हम मैंग्यू और एक रिपोर्टर को देखते हैं। शीशी अपना लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और उसके फैंस उसकी तारीफों की बौछार कर देते हैं। मैंग्यू ये देखकर गुस्सा हो जाती है। तभी वो असली शीशी को जिन के साथ देखती है और कहती है शीशी के बारे में सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं उसे हर जगह देखती हूँ। रिपोर्टर पूछता है ये कैसे पॉसिबल है, शीशी तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। मैंग्यू कहती है अब मुझे समझ आया कि वो लाइव सिंगिंग कैसे कर सकती थी, जरूर उसकी कोई लुक अलाइक होगी जिसके साथ उसने जगह बदली है। वो ड्राइवर से कहती है कार घुमाओ, उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुंच पाती, जिन अपने फ्रेंड जियांग को कॉल करता है और शीशी को वापस घर भेज देता है। फिर वो अनयू को ढूंढने जाता है। अनयू बहुत सैड मूड में अपना बर्थडे केक उठाती है और मूवी थिएटर पहुंचती है। वो अकेली होती है और मूवी देखने के बाद वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली होती है कि जिन अंदर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जिन कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। फिर वे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब वे घर वापस आते हैं तो उनका रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच शीशी जिन से बहुत नाराज थी क्योंकि सब लोग अनयू को सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए वो अनयू से और भी ज्यादा नाराज थी। तो वो कहती है मैं अनयू को यहाँ से गायब कर दूंगी। ये बहाना बनाकर वो वहाँ से निकल जाती है और अपने रूम में लौट आती है। अनयू उससे कहती है दरवाजा खोलो। शीशी दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो बहुत अनवेल फील कर रही थी। वो पैनिक्ड थी, तो वो अपनी मेडिसिन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाती है। वो उसे उठाने तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वो लगभग अनकॉन्शियस थी। अनयू दरवाजे के नीचे की गैप से देखने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। वो शीशी का हाथ और मेडिसिन देखती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि शीशी की कंडीशन खराब है। तो वो कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसमें आग लगा देती है। फिर वो उसे स्मोक डिटेक्टर के पास ले जाती है, जिससे अलार्म बजने लगता है। अलार्म सुनकर शीशी के बॉडीगार्ड्स वहाँ दौड़कर आते हैं। उनमें से एक उसकी मेडिसिन उठाकर उसे देता है। मेडिसिन खाने के बाद शीशी को थोड़ा होश आता है और वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो बॉडीगार्ड को डांटती है और उसे कहती है मिस्टर सू को इस बारे में कुछ मत बताना। वो अनयू के रूम का दरवाजा खोलती है। वो अनयू से कहती है तुम मुझसे नफरत करती होगी। अनयू जवाब देती है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाऊं। अगर तुम चाहती तो तुम अपने डैड को मेरे बारे में बता देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है तुम बस एक बच्चे की तरह हो जिसने अपनी सबसे प्यारी चीज खो दी है, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। शीशी उसे कहती है ये बकवास बंद करो। मैंने अपने डैड को तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि उनकी एक और डॉटर है। तुमने मुझसे जिन छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने डैड को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मैंग्यू दरवाजे पर पहुंचती है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते। शीशी उसे हैंडल करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन अनयू उसे रोकती है और कहती है रेस्ट करो, मैं हैंडल कर लूंगी। जाने से पहले वो शीशी से कहती है मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, लेकिन मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश थी। वो बाहर चली जाती है, लेकिन गार्ड्स मैंग्यू को उसके पास नहीं जाने देते और वो चली जाती है। इसी बीच मिस्टर शू को अनयू के सीक्रेट के बारे में उसके डेंटल रिपोर्ट्स की वजह से पता चल जाता है। बटलर तब पूछता है शीशी उनकी हेल्प क्यों कर रही है। मिस्टर शू जवाब देते हैं उसने शायद शीशी के साथ ट्विन सिस्टर का ड्रामा इतनी अच्छी तरह से खेला कि उसे विश्वास हो गया, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। बटलर सजेस्ट करता है क्या मुझे अनयू को ढूंढने के लिए लोग भेजने चाहिए। मिस्टर शू जवाब देते हैं ये अननेसेसरी है। जब वो शीशी के साथ वापस स्विच करेगी तो वो खुद हमारे पास आ जाएगी। शीशी का स्केड्यूल देखकर मिस्टर शू को पता चलता है कि उसकी उस दिन एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग है। वो बड़बड़ाते हैं वे सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए फिर से अपनी आइडेंटिटी स्विच करेंगे। वो अनयू को लैब ले जाने का प्लान बनाते हैं। अनयू स्टूडियो जाने के लिए तैयार होती है और एक नए ड्राइवर के साथ
साथ कार में बैठती है। उसका ड्राइवर मिस्टर शू ने भेजा था इंस्ट्रक्शंस के साथ कि शीशी को स्टूडियो नहीं लैब ले जाना है। एनयू को रियलाइज होता है कि कुछ गलत है जब ड्राइवर एक अलग रूट लेता है। वो जिन को मैसेज करने की कोशिश करती है लेकिन वो डिलीवर नहीं होता। वो खुद से कहती है मिस्टर शू ने हमारा प्लान पता कर लिया है। वो कार रुकवाने का बहाना बनाती है लेकिन ड्राइवर उसे इग्नोर कर देता है। इसी बीच डिंग जिन को कॉल करता है और कहता है अनयू को 10 मिनट पहले स्टूडियो पहुंच जाना चाहिए था, वो वहाँ नहीं है और मुझे चिंता हो रही है। जिन अपनी कार घुमाता है और अनयू को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल अनरीचेबल था। वो कंसर्न हो जाता है। शीशी जिन से कहती है मेरे फादर को शायद सब कुछ पता चल गया है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे फादर के करने से पहले अनयू को ढूंढ सकते हो तो हम अभी भी चीजों को पलट सकते हैं। जिन तुरंत सबको कॉल करके अनयू की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है। इसी बीच मिस्टर शू अंडरग्राउंड लैब पहुंचते हैं और डॉक्टर जेंग से कहते हैं अनयू जल्द ही यहाँ होगी, जैसे ही वो आए सर्जरी शुरू कर देना। अनयू की प्रेजेंस शीशी की बीमारी को ठीक करने की हो सकती है। कार में अनयू बीमार होने का नाटक करती है। वो अपनी मेडिकेशन गिरा देती है और उसे ड्राइवर की ओर धकेलती है। पूछती है क्या आप इसे उठा सकते हैं। जब ड्राइवर ऐसा करता है तो वो कहती है क्या आप विंडो खोल सकते हैं प्लीज। ड्राइवर विंडो खोलता है और मेडिकेशन उठाने के लिए कार रोक देता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अनयू अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करती है और उसे पास की एक लड़की की ओर फेंक देती है। वो उस लड़की से आई कांटेक्ट बनाती है, उसे फोन चेक करने का सिग्नल देती है। ड्राइवर अनयू को उसकी मेडिकेशन देता है और ड्राइव करना जारी रखता है। लड़की फोन उठाती है और जिन को कॉल करती है। वो जिन को कार की लोकेशन बताती है। जिन को रियलाइज होता है ड्राइवर अनयू को अंडरग्राउंड लैब ले जा रहा है। वो डिंग को कॉल करता है और कहता है उसकी कार रोको। डिंग ड्राइवर से कहता है आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको रुकना होगा। जब ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड होता है अनयू मौका पाकर बाहर निकलती है और शीशी के साथ जगह बदल लेती है। जिन अनयू को ले जाता है जबकि शीशी कार में रहती है लैब की ओर वापस जाती है। लैब पहुंचकर शीशी का चेकअप होता है। डॉक्टर जेंग कंफर्म करते हैं ये असली शीशी है, अनयू नहीं। मिस्टर शू शॉक्ड होकर शीशी से बात करने के लिए बाहर जाते हैं। वो पूछते हैं अनयू कहाँ है। शीशी दर्द में पूछती है अनयू कौन है, क्या वो मेरी ट्विन सिस्टर है और आपने मुझे नहीं बताया। मिस्टर शू उसके सवालों का जवाब देने से बचते हैं। शीशी चेकअप से थककर प्लीड करती है डैड प्लीज रुक जाइए, मैं बस अपने आखिरी दिन शांति से बिताना चाहती हूँ। मिस्टर शू उसे दिलासा देते हैं, कहते हैं तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तुम किसी से भी ज्यादा हेल्थियर होगी। शीशी अपने फादर के साथ घर लौटती है। उसे अब मरने का डर नहीं है। उसकी एकमात्र चिंता ये है कि उसके जाने के बाद उसके फादर अपना ख्याल कैसे रखेंगे। उसी पल उसे अनयू का कॉल आता है जो पूछती है तुम्हारी हेल्थ कैसी है। वे अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस शेयर करते हैं। इसी बीच रिपोर्टर ली अनयू और शीशी के ट्विंस होने के बारे में आर्टिकल्स पब्लिश करता है सपोर्टिंग एविडेंस और वीडियोस के साथ। और वो कहता है मैं तुम्हारे 26 साल पुराने सीक्रेट को एक्सपोज करूंगा और बदला लूंगा। अब हम ली की पीठ पर एक बड़ा कट देखते हैं जो मिस्टर शू के साथ एक मिस्टीरियस कनेक्शन का सजेस्ट करता है। इसी बीच मिस्टर शू सभी आर्टिकल्स और वीडियोस को हटाने के लिए कहते हैं। जी यांग और एनयू की टीम के अन्य सदस्यों ने चर्चा की कि एनयू को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये जानते हुए कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मिस्टर शू चुप नहीं रहेंगे। वे डिसाइड करते हैं कि ट्विन स्टोरी अनयू के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है क्योंकि जब तक आर्टिकल्स सर्कुलेट होते रहेंगे लोग अनयू के बारे में बात करते रहेंगे। जिन फिर उन्हें इन आर्टिकल्स को और फैलाने का निर्देश देता है। हालांकि अनयू को सेफ रखने के लिए उन्हें अनयू और शीशी को पब्लिक के सामने पेश करना होगा। तियनशु सजेस्ट करती है कि शीशी और मिस्टर शू एक पॉपुलर शो में आने वाले हैं। वे लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान अनयू को शो में लाने का डिसाइड करते हैं। मिस्टर शू शीशी के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं ताकि अनयू और शीशी को स्वैप होने से रोका जा सके। वो अनयू और जिन को ढूंढने के लिए भी लोग तैनात करते हैं लेकिन वे जिन को लोकेट करने में फेल हो जाते हैं। मेंग्यू को भी शो में होना है, इसीलिए जिन मेंग्यू का इस्तेमाल करके अनयू को वहाँ लाने का प्लान बनाता है। इसके लिए वे रास्ते में मेंग्यू की कार रोकते हैं और अनयू मेंग्यू से बात करती है। एनयू झूठ बोलती है, कहती है शीशी मुझे अपने आइडल कैरियर के लिए इस्तेमाल कर रही है लेकिन मैं नहीं चाहती। मेंग्यू को शीशी की सच्चाई एक्सपोज करने और उसे कंपटीशन से हटाने का एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। फिर अनयू मंग्यू के साथ पहुंचती है और उसके मास्क की वजह से गार्ड्स उसे नहीं पहचानते। मिस्टर शू का बटलर उसे पहचान लेता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता मेंग्यू के बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं जिससे अनयू अंदर चली जाती है। जैसे ही मिस्टर शू को पता चलता है वो अनयू को ढूंढने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स भेजते हैं। इसी बीच अनयू बॉडीगार्ड से बच रही है और जिन उन्हें एक एक करके डिसेबल कर देता है। वो अनयू को शो तक एस्कॉर्ट करता है लेकिन उनका फिर से पीछा किया जाता है। गार्ड्स में से एक जिन का फ्रेंड होता है और वो बाकियों से बचकर सबसे लड़ने के बाद शो तक पहुंचने में मैनेज करता है। शो में शीशी अपने रिटायरमेंट की घोषणा करती है। वो कहती है ये पर्सनल कारणों की वजह से है। मिस्टर शू शॉक्ड होते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। फिर होस्ट शीशी और मिस्टर शू के लिए एक सरप्राइज अनाउंस करता है, उनकी डॉटर अनयू। ऑडियंस और मिस्टर शू शॉक्ड रह जाते हैं। मीडिया के सामने मिस्टर शू से अपनी डॉटर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और वे दोनों ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनका एक टीयरफुल रियूनियन हो रहा हो। एनयू अटेंशन का सेंटर बन जाती है और मिस्टर शू उसके साथ एक इंटरव्यू देते हैं। शीशी शो से चली जाती है लेकिन मिस्टर शू कैमरास के लिए एक्ट करना जारी रखते हैं। मेंग्यू शॉक्ड रह जाती है। उसने सोचा था कि वो शीशी को एक्सपोज करेगी लेकिन अब
उनका रियूनियन हो रहा है। मैंग्यू इंटरवीन करने की कोशिश करती है लेकिन टियानसू उसे रोक देती है। मिस्टर शू अनयू को बाहर ले जाते हैं जहाँ मीडिया इंतजार कर रही होती है। वे सवाल पूछना शुरू करते हैं। मिस्टर शू उन्हें बताते हैं अनयू को बचपन में किडनैप कर लिया गया था और हम उसे ढूंढ रहे थे। वो कहते हैं अनयू की मदर ने उसे किडनैप किया था और उसे सजा मिल चुकी है। अब मैं अनयू का ख्याल रखूंगा। मिस्टर शू मीडिया को ये भी बताते हैं अनयू बीमार है। जीन मिस्टर शू के घर लौटता है क्योंकि अनयू का इंटरव्यू चल रहा होता है। जीन अनयू से कहता है तुम्हें मिस्टर शू को इंटरव्यू में जितना हो सके बिजी रखना है। मैं उनके स्टडी रूम में जाकर बायोटेक्नोलॉजी लैब के अंडरग्राउंड बेस के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। अनयू इंटरव्यू में बिजी रहती है जबकि जीन मिस्टर शू के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो यूजर नहीं बदल पाता। जी यांग उसकी हेल्प करता है। उन्हें सिस्टम एक्सेस करने के लिए एक नया यूजर ऐड करना होता है, इसीलिए जीन अपना फिंगरप्रिंट देता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं। मिस्टर शू का अलार्म ऑन हो जाता है। वो एक बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करता है लेकिन अनयू उसे रोकती है, कहती है आपको पहले कुछ खाना चाहिए। तो मिस्टर शू अनयू के साथ डिनर के लिए चले जाते हैं। इसी बीच शीशी अपने डैड को अनयू के साथ खुश देखकर दुखी महसूस करती है और अपने रूम में चली जाती है। जिन सिस्टम का एक्सेस पाकर स्टडी रूम से बाहर निकलता है। शीशी नौकरों को बात करते हुए सुनती है कि अनयू के आने के बाद से मिस्टर शू कैसे बदल गए हैं। एक नौकर कहता है वो अब गुस्सा नहीं करते और सबसे काइंडली ट्रीट करते हैं। दूसरा नौकर कहता है शायद वो अपनी दूसरी डॉटर को पाकर सच में बहुत खुश है। ये सब सुनकर शीशी और भी अपसेट हो जाती है। शाम को इंटरव्यू खत्म होने के बाद अनयू शीशी के रूम में जाती है। शीशी उसे कहती है मैं तुम्हें अपने डैड के साथ देखकर अपसेट थी लेकिन अब जब मैं उन्हें खुश देखती हूँ तो मुझे ठीक लगता है कि कोई उनका ख्याल रखने के लिए होगा। एनयू उसे दिलासा देने की कोशिश करती है लेकिन शीशी कहती है ये पॉइंटलेस है क्योंकि कुछ नहीं किया जा सकता। एनयू उसे एनकरेज करती है, कहती है मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। मिस्टर शू को रियलाइज होता है कि जिन उनके स्टडी रूम में था और उस पल शीशी वहाँ होती है। वो बहुत बीमार फील कर रही होती है। मिस्टर शू उसके लिए सर्जरी सजेस्ट करते हैं लेकिन शीशी मना कर देती है, कहती है मैं जानती हूँ कि मैं इससे बच नहीं सकती। मिस्टर शू जोर देते हैं तुम इस बार ठीक हो जाओगी, लेकिन फिर शीशी बेहोश हो जाती है। मिस्टर शू तुरंत एक डॉक्टर को कॉल करते हैं। इसी बीच जिन और अनयू बायोटेक लैब पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल रूम मिलता है। वे दोनों अंदर जाते हैं। शीशी की सर्जरी की तैयारियां जोरों पर हैं। जब उसे होश आता है तो वो पैनिक करती है और उठने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर शू उसे शांत करते हैं, कहते हैं सर्जरी इस बार तुम्हें ठीक कर देगी। लेकिन शीशी मना करती रहती है, कहती है आपने हमेशा मुझे यही कहा है और सभी चेकअप्स का कोई रिजल्ट नहीं निकला है, मैंने सिर्फ दर्द महसूस किया है। मिस्टर शू कहते हैं तुम पूरी तरह से क्योर्ड हो जाओगी क्योंकि अब हमारे पास तुम्हारा एक क्लोन है। शीशी ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। मिस्टर शू कहते हैं अनयू तुम्हारी ट्विन सिस्टर नहीं बल्कि तुम्हें ठीक करने के लिए बनाया गया एक क्लोन है। शीशी शॉक्ड रह जाती है। अनयू और जिन एक्सपेरिमेंटल रूम में एंटर करते हैं और पाते हैं कि एनयू शीशी का क्लोन है जिसे शीशी को हेल्थी ऑर्गन्स प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। वे रूम में शीशी के कई और क्लोन्स देखते हैं जो सभी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मर गए थे। एनयू शॉक्ड और सैड हो जाती है। जिन उसे दिलासा देता है, कहता है तुम अनयू हो और मैं अपनी बाकी की लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तो चिंता मत करो। जिन फिर मिस्टर शू की इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा की पिक्चर्स लेता है। वे रूम से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। फिर उन्हें मिस्टर शू की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें सीसीटीवी कैमरों से देख रहा होता है। वो कहता है तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है क्योंकि तुम्हें सच पता चल गया है। वो जिन को उसके असली नाम गू चेंग से बुलाता है क्योंकि उसने जिन की असली आइडेंटिटी का पता लगा लिया है। वो कहता है मुझे पता है तुम डॉक्टर गू के सन हो। जिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है। इसी बीच जिन के डैड को अचानक होश आ जाता है और वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। जियांग उन्हें देखकर खुश हो जाता है। दूसरी ओर मिस्टर शू रूम में पॉइजन गैस छोड़ देते हैं जिससे शीशी और जिन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब जिन को होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं। इसी बीच शीशी और अनयू की सर्जरी चल रही होती है। मिस्टर शू जिन पर गन पॉइंट करते हैं और अनयू को सर्जरी के लिए कोऑपरेट करने पर फोर्स करते हैं। जिन को बचाने के लिए अनयू मान जाती है, हालांकि शीशी मना करती रहती है, कहती है मैं अनयू को सैक्रिफाइस करके अपनी जान नहीं बचाना चाहती। मिस्टर शू नहीं मानते। एक डॉक्टर आगे आता है, शीशी की गर्दन पर नाइफ रखता है और सबको ऑर्डर देता है रुक जाओ। वो मास्क हटाता है और उन्हें रियलाइज होता है कि ये डिंग है। थोड़ी देर बाद जिन के बॉडीगार्ड जिन के डैड के साथ आते हैं और जिन को छुड़ाते हैं। जिन अपने फादर को देखकर बहुत खुश होता है। जियांग जिन से कहता है तुम्हें ऑपरेशन रूम खोलने के लिए फिर से अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। जिन उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच जिन के डैड मिस्टर शू से प्लीड करते हैं सब कुछ रोक दो, लेकिन मिस्टर शू उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जिन के डैड फिर मिस्टर शू को एक रेवलेशन से शॉक देते हैं। अनयू तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है और शीशी उसका क्लोन है, लेकिन मिस्टर शू उन पर विश्वास नहीं करते। जिन के डैड डॉक्टर जेंग को याद दिलाते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान एक मार्किंग एरर हुआ था। उन्होंने गलती से एनयू को क्लोन और शीशी को असली बच्चा मार्क कर दिया था। इससे वे शीशी के क्लोन्स बनाते रहे जिससे उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल होते गए।
शीशी उनका पहला सक्सेसफुल क्लोन थी। जिनके डैड डॉक्टर जेंग से कहते हैं अनयू और शीशी के डीएनए रिपोर्ट्स कंपेयर करो ताकि कंफर्म हो सके कि बायोलॉजिकल डॉटर कौन है और क्लोन कौन है। लेकिन मिस्टर शू अब भी विश्वास नहीं करते। जिनके फादर कहते हैं अनयू को जन्म से कैंसर था, तो जब उसका पहला क्लोन शीशी बनाया गया तो उसे भी कैंसर था। लेकिन मार्किंग में उनकी गलती की वजह से शीशी के बाकी क्लोन्स और भी वीकर हो गए, जिससे उनकी डेथ हो गई। शीशी पहला क्लोन होने की वजह से सर्वाइव कर गई। जैसे जैसे टाइम बीता अनयू पूरी तरह से रिकवर हो गई और शीशी भी रिकवर हो रही थी। मिस्टर शू इमोशनल हो जाते हैं और शीशी के बचपन की मेमोरीज शेयर करने लगते हैं। डॉक्टर जेंग डीएनए रिपोर्ट्स कंपेयर करते हैं और पाते हैं अनयू मिस्टर शू की बायोलॉजिकल डॉटर है और शीशी उसका क्लोन है। डॉक्टर जेंग ये भी रिवील करते हैं शीशी का कैंसर चला गया होता अगर मिस्टर शू ने उसे घर में कन्फाइंड नहीं रखा होता। मिस्टर शू को बहुत दुख और गिल्ट फील होता है। वो कहते हैं ये सब मेरी गलती है और मैं शीशी को ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा। वो एक गन निकालते हैं और हवा में फायर करते हैं। मिस्टर शू डॉक्टर्स पर गन पॉइंट करते हैं और उन्हें कहते हैं सर्जरी जारी रखो। जिन अभी भी अपना फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है। इसी बीच सर्जरी चल रही होती है, लेकिन सर्जरी के दौरान शीशी की डेथ हो जाती है। इसके बावजूद मिस्टर शू उसे बचाने के लिए डिटरमाइंड है। वो डॉक्टर जेंग से कहते हैं अनयू का हार्ट और ब्रेन शीशी में ट्रांसप्लांट कर दो। डॉक्टर जेंग समझाने की कोशिश करते हैं ये इम्पॉसिबल है, शीशी को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन मिस्टर शू एक स्कैल्पल पकड़ते हैं और ऑपरेट करने की तैयारी करते हैं। तभी जिन ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खोलता है और मिस्टर शू को रोकता है। मिस्टर शू के आदमियों और जिन की टीम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच मिस्टर शू ऑपरेटिंग रूम से निकल जाते हैं और लैब का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे 5 मिनट में एक बड़े एक्सप्लोजन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जिन जल्दी से अपने फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके सबको रूम से बाहर निकालता है, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ने लैब के एग्जिट्स लॉक कर दिए हैं। दरवाजे खुले रखने के लिए जिन को अपने फिंगरप्रिंट सिस्टम पर रखने की जरूरत है। अगर वो अपना हाथ हटाता है तो लैब सेकंड्स में एक्सप्लोड हो जाएगा। जिन अपने फ्रेंड्स से कहता है चले जाओ। वो फिर टियानसू से कहता है अनयू को ले जाओ। इसी बीच जियांग फ्रैंटिकली सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। मिस्टर शू ऑपरेटिंग रूम में लौटते हैं और जिन से कहते हैं शीशी की बॉडी यहाँ है, इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुमने शीशी को मारा है। वो जिन को पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन अपना हाथ सिस्टम से नहीं हटाता। एनयू जिन को अकेला छोड़ने से मना कर देती है, इसीलिए वो उसके पास वापस चली जाती है। वे सब एलिवेटर तक पहुंचते हैं, लेकिन वो फुल होता है, इसीलिए डिंग और जिन के डैड नहीं जा पाते। जिन के डैड डिंग से कहते हैं ऊपर जाओ, मुझे एक सर्किट के बारे में पता है जो एक्सप्लोजन को टेम्परेरीली 1 मिनट के लिए रोक सकता है। हमें एस्केप करने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा। फिर डिंग उन्हें ऊपर ले जाता है। इसी बीच मिस्टर शू जिन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर अनयू मिस्टर शू से ऐसे बात करने लगती है जैसे वो शीशी हो। मिस्टर शू को सच में लगता है कि वो शीशी है और उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो असली शीशी की बॉडी देखते हैं और गुस्से में आकर अनयू पर अटैक कर देते हैं। जिन अनयू को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में कूदता है और मिस्टर शू पर अटैक करता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे हैं। हालांकि एक्सप्लोजन से ठीक 1 सेकंड पहले जिन के डैड सर्किट वायर काट देते हैं, जिससे उन्हें एस्केप करने के लिए पूरा 1 मिनट मिल जाता है। जिन अनयू को लेकर निकल जाता है। मिस्टर शू उनका पीछा करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। डिंग और जिन के डैड लैब में काफी अंदर चले गए थे और टाइम पर बाहर नहीं निकल पाए। वे अंदर फंस जाते हैं। जैसे ही ब्लास्ट शुरू होते हैं, एक के बाद एक उनके पास एक ब्लास्ट होता है और सीन बदल जाता है। अब हम एक हॉस्पिटल देखते हैं जहां डिंग काफी समय बाद होश में आता है। तियनसू उसे सेफ देखकर बहुत खुश होती है। हालांकि हमें पता चलता है कि जिन के डैड ने डिंग को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, जिससे डिंग बहुत दुखी हो जाता है। जिन अपने डैड को बहुत मिस करता है और अनयू उसे कंफर्ट करती है। 2 साल बीत जाते हैं और अनयू और जिन एक आरामदायक कंट्रीसाइड कॉटेज में एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। अनयू को शीशी की याद आती है। जिन अनयू को बताता है मिस्टर शू की जेल में डेथ हो गई। फिर जिन अनयू को एक मूवी देखने ले जाता है। मूवी खत्म होने के बाद जिन चला जाता है। सबके चले जाने के बाद जिन सिडनी ओपेरा हाउस की एक इमेज प्रोजेक्ट करता है और अनयू के सामने जाकर उसे प्रपोज करता है। अनयू खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो हमें कमेंट्स में बताएं। इस तरह के और ड्रामास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।